आज सबसे पहले बात लखनऊ में हुए उस हादसे की जिसने कई घरों को कभी ना भूलने वाला जिंदगी भर का जख्म दे दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिसमें 15 जिंदगी खत्म हो गई। शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। आग की तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी। भैया शॉर्ट सर्किट पहले यहाँ से हुआ है कुछ खंभे से, उसके बाद ऊपर लगी है। कैसे जब आग लगी आप लोग को कैसे पता? आप अंदर मौजूद? ऊपर से धुआं निकला है। आप अंदर मौजूद थे? हाँ। क्या हुआ था? मैं नीचे वाले इसमें था, बीच वाले में वो आग लगी है ऊपर से। लड़के जो यहाँ से निकाले गए तो 4-5 जो लड़के निकल गए, बाकी के अंदर बोल रहे थे कि हाँ। अरे अंदर हो सकता है ऊपर छत पे निकल गया। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि मैं आ रहा था इधर, मेरा आना जाना यही रास्ता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी है और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला। घटनास्थल पर फिलहाल मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ आग लगी थी जिस बिल्डिंग में, वहाँ पर फिलहाल फायर ब्रिगेड का जो प्रक्रिया चल रही थी, पानी को तो रोक दिया गया है क्योंकि आग पर काबू धीरे धीरे पा लिया गया है, लेकिन फायर सर्विस के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं और जो वहाँ पर तमाम चीज़ें हैं उनको अभी फ़िलहाल बाहर निकालने का, यानी कि अब क्लीनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले सुनिश्चित किया गया कि जितने भी लोग अंदर थे उनको पहले निकाल कर अस्पताल पहुँचाया जाए, तो वो काम पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी भी जो धुआं है बिल्डिंग से वो लगातार निकल रहा है, तो जो धधक है वो अभी अंदर बिल्डिंग में ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल जो पानी का जो छिड़काव किया जा रहा था उसको पूरी तरीके से अभी यहाँ पर रोक दिया गया है और जो रेस्क्यू का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर जितने लोगों की जान गई, जो बच्चे मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि क्या कोचिंग क्लास में सेफ्टी नियमों का पालन हुआ था? क्या कोचिंग क्लास के लिए एनओसी ली गई थी? ये कुछ अहम सवाल हैं जो कि इस अग्निकांड के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या सेफ्टी नियमों का पालन हुआ था कोचिंग क्लास जहां पर संचालित हो रही थी? क्या कोचिंग क्लास के लिए एनओसी ली गई थी? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नहीं ली गई थी। कोचिंग में आने जाने के लिए अलग एंट्री एग्जिट गेट था? लोग बता रहे नहीं था। क्या कोचिंग क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे मौजूद थे? क्योंकि 15 लोगों की जान गई है। क्या कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे जो कि आग बुझाने के काम में आते हैं, जो लगभग हर इस तरह के संस्थान में, प्रतिष्ठान में लगे होते हैं? क्या वहां पर सब कुछ था? अगर था तो फिर इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया? अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलीगंज में घटनास्थल पर भी गए। वहां जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम को देखा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी गए जहां अग्निकांड में घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। सीएम ने घायलों से हालचाल पूछा। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। यहां उन्होंने घायल के परिवार वालों से मुलाकात की और घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लखनऊ में आग से 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस तरह का भयावह हादसा पहली बार नहीं हुआ। साल 2026 में आग से अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 26 जनवरी याद होगा आपको। 26 जनवरी की आधी रात को कोलकाता में वाव मोमो रेस्टोरेंट के स्टोरेज में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। 18 मार्च को दिल्ली के पालम में 4 मंजिला घर में आग लगने से एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। 3 मई दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने से 9 लोग मारे गए। 28 मई को दिल्ली के हौज खास में एसी में धमाके के बाद घर में आग लग गई। दम घुटने से एक पूर्व आईएएस की मौत हो गई। और 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में स्टे हाउस में आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई और इसमें 12 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर। यूपी में अपराध करने वालों का इलाज तो योगी फोर्स ही करती है। दूसरे राज्यों में अपराध कर यूपी में ठिकाना बनाने वालों का अंजाम भी योगी फोर्स ही तय करती है।
सहारनपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में 7 हत्याएं कर वहां के मोस्ट वांटेड ने जब यूपी में अपने गुनाहों का जाल फैलाया तो योगी फोर्स ने उसकी अपराध कथा का अंत कर दिया। 1.25 लाख के इनामी इस अपराधी का खात्मा करिए संदेश दे दिया कि यूपी में हर अपराधी की क्राइम बुक का फाइनल चैप्टर योगी फोर्स ही लिखेगी। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। ये बात योगी यूं ही नहीं कहते, बल्कि आए दिन इसकी मिसाल भी पेश करके दिखाते हैं। और इस बार यह दिखा है सहारनपुर में, जहां अपराध की दुनिया का एक और नाम मिट्टी में मिल गया। यह नाम था ललन सिंह, जो कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। ललन पर 1,25,000 का इनाम घोषित था। हत्या के 7 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बैंक डकैती और कैश वैन लूट की कई घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। पुलिसकर्मियों पर हमले और हथियार लूट की घटनाओं में यह शामिल था। ललन का नाम बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में दर्ज था। ललन भले ही रहने वाला बिहार का था, लेकिन उसने यूपी में अपराध करने की गलती की थी। नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। सहारनपुर में एसटीएफ ने उसकी अपराध कथा का अंत कर दिया। जाहिर है ललन क्राइम की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा था। इसकी पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोलें, उससे पहले ये जान लीजिए कि इसका खात्मा कैसे हुआ। सहारनपुर में बीती रात ललन अपने एक साथी के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। सरसावा नकुल रोड पर एसटीएफ चेकिंग अभियान चला रही थी। ललन को एसटीएफ ने रोक लिया। एसटीएफ ने ललन से कागजात मांगे तो वो और उसका साथी फायरिंग करते हुए भागने लगे। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की तो गोली लगने से घायल हुआ ललन सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को एनकाउंटर स्पॉट से एक पिस्टल और स्टेन गन के साथ भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में 21-22 की मध्यरात्रि में एसटीएफ टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें ललन सिंह नाम का 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। यह एक दुर्दांत अपराधी था। ललन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो 16 मार्च 2016 को उसने नालंदा में एक एएसआई पर हमला कर सर्विस रिवॉल्वर लूट ली थी। 18 अप्रैल 2016 को पटना में एएसआई की हत्या कर सर्विस रिवॉल्वर लूटी थी। 24 सितंबर 2016 को पटना में ही एक और एएसआई की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली थी। 27 फरवरी 2017 को नालंदा में कैश वैन लूट कर गार्ड और कैशियर की हत्या कर दी थी। 6 मार्च 2017 को पटना में कैश वैन लूट कर 2 गार्ड और एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। 29 मार्च 2017 को पटना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। 8 सितंबर 2022 को पटना में पुलिस हिरासत में भागने का केस दर्ज हुआ था। इन वारदातों के चलते ललन का नाम बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार हो गया और फिर उसने पुलिस से बचने के लिए यूपी को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की। यूपी में भी ललन ने कई वारदातों को अंजाम दिया। 2022 में ललन ने वाराणसी में एक एसआई को गोली मारकर सरकारी पिस्टल लूट ली थी। इसके अलावा चंदौली में फायरिंग और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। बस ललन ने यही गलतियां कर दी। यूपी में अपराध करके उसने अपनी कब्र खोद दी। वो ये भूल गया कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा योगी फोर्स ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। फिर चंदौली पुलिस ने भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और बीती रात तो ललन को यूपी में अपराध करने की सजा भी मिल गई। यहाँ न आता है, कोई मतलब नहीं। दोनों विकलांग हैं, इसको भी मारे हुए, हमको भी एगो हाथ। ललन सिंह अपराध करते थे, सो मालूम है आपको कुछ? हमरा कोई जानकारी। ललन सिंह से बातचीत वगैरह होता था आपको? नहीं, हमारे से बातचीत नहीं। कितना दिन आया हुआ हो गया? आया हो गए 5-6 साल, 7 साल। ललन का एनकाउंटर कर योगी फोर्स ने अपराध जगत को एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि अपराधी कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर यूपी में जड़ें जमाने की कोशिश करेगा तो उसकी जड़ें हमेशा के लिए काट दी जाएंगी, जैसे ललन सिंह की काटी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते भी। यूपी में बेटियों की सुरक्षा की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने ली। बेटियों की सुरक्षा से जिसने खिलवाड़ किया, योगी फोर्स ने उस पर तगड़ा प्रहार किया। मुशर्रफ को भी यह लगा था कि वो हिंदू बेटी के साथ कुछ भी करेगा और कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन योगी फोर्स ने ऐसा इलाज किया कि 7 पुश्ते नहीं, उसकी 10 पुश्ते भी इसे नहीं भूल पाएंगे।
पकड़ लीजिए उठा लीजिए ना। ये योगी सरकार है। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। चलिए ले आओ मगर ले आओ। आप लोग ये याद रखना, ये योगी सरकार है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तो याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। योगी के राज में गुनाह करोगे तो एक टांग वाले हो जाओगे। रात के अंधेरे में योगी फोर्स जिसे टांग कर ले जा रही है, ये जो दर्द से चिल्ला रहा है, इसका नाम मुशर्रफ है। ले आओ मगर ले आओ। नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म कर फरार हो गया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के महज 15 घंटे के अंदर ही ये लंगड़ा हो गया। पकड़ लीजिए उठा लीजिए ना। उठाओ जल्दी करो, लेट मत करो। योगी फोर्स ने इसका पीतल वाला ट्रीटमेंट किया है। योगी फोर्स की सरकारी गोली इसके दोनों पैरों में लगी है। मुशर्रफ को लगा था कि हिंदू परिवार को डरा धमका देंगे तो वो चुप बैठ जाएगा, लेकिन वो भूल गया कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ अपराधियों के हर गुनाह का हिसाब तय है। पूरा मामला प्रयागराज के उस इलाके का है जहाँ कभी माफिया अतीक अहमद का वर्चस्व था। आरोपी मुशर्रफ उसी इलाके में रहता है जहाँ पीड़ित परिवार रहता है। आरोप है कि मुशर्रफ माफिया अतीक अहमद का गुर्गा होने का डर दिखाकर हिंदू परिवारों को आए दिन डराता धमकाता था। 14 जून को मुशर्रफ ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा किया। नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया और उसे सिगरेट से दागा। युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। रेप के बाद घर के बाहर फेंक कर फरार हो गया। हिंदू बेटी के साथ दुष्कर्म की खबर सुनकर पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने पुलिस वालों की जमकर क्लास लगाई। 10 पुश्ते इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। कितने लोग होंगे हमें? अरे अतीक को नहीं छोड़ा तो ये कौन से खेत की मूली है? वैसे डरना नहीं, ठोक ठोक के मारेंगे। जिसके बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन में आ गई। डीसीपी के नेतृत्व में कई टीमें बनाई गई। पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई। केस दर्ज होने के बाद सिर्फ 15 घंटे के अंदर आरोपी मुशर्रफ ने योगी फोर्स की बुलेट का स्वाद चख लिया, और वो भी एक पैर में नहीं, दोनों पैर में। योगी युग है, और यहाँ पे एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर जाएंगे और ये सोचते हैं कि इन लोग बच जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कानून के तहत कार्रवाई करते हुए ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनके 10 पुश्तें भी याद रखें कि क्या होता है एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह की घटना करने। मास्टरमाइंड मुशर्रफ तो लंगड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार हैं। अगर उन तीनों ने सरेंडर कर दिया तो ठीक, नहीं तो उनका भी हाल मुशर्रफ जैसा होने में देर नहीं लगेगी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। प्रयागराज जहां किसी जमाने में माफिया अतीक अहमद की माफियागिरी चला करती थी, वो अब कब्र में है, लेकिन उसके बचे खुचे गुर्गे अब भी योगी फोर्स को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं। गैंगस्टर वदूद और उसके साथी प्रयागराज में माफिया अतीक के नाम पर डराने, धमकाने और रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि माफिया तो मिट्टी में मिल गया, उसका गैंग कब मिट्टी में मिलेगा? मेन बात यह है कि प्रयागराज में आतंक की पहचान रहा माफिया अतीक अहमद 3 साल पहले ही जहन्नुम भेजा जा चुका है। यहां तक कि माफिया फैमिली का रसूख मिट्टी में मिल चुका है। फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो अतीक को प्रयागराज में जिंदा रखना चाहता है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। माफिया अतीक को जिंदा रखने की कोशिश में है गैंगस्टर वदूद। वदूद अतीक का नाम लेकर उसकी गद्दी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। ये एआई वीडियो है। लेकिन
उसकी असली तस्वीर भी देख लीजिए। ये है वदूद, जो प्रयागराज में अपना सिक्का जमाने के लिए वहां के व्यापारियों को धमका रहा है। मैं माफिया अतीक का गैंगस्टर वद्दू बोल रहा हूँ। माफिया अतीक अहमद तो मर गया है, मुझे चुपचाप 50 लाख रुपए की रंगदारी दे दो। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। गैंगस्टर वदूद के खिलाफ एक और मामला जो प्रॉपर्टी डीलर अतहर है उसने दर्ज कराया है धूमनगंज थाने में। उसका ये कहना है कि गैंगस्टर वदूद और उसके जो साथी हैं उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाया है कि गैंगस्टर वदूद और उसके गुर्गों ने उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फिरौती नहीं देने पर किडनैप करने की कोशिश भी की गई। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर वदूद और उसके चेलों आबिद, माजिद, अली, अबू सालिम, नसर, अरसलान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वदूद पर सिर्फ यही केस नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीन पर कब्जे समेत गंभीर अपराध शामिल हैं। प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर राजकरण की प्रॉपर्टी पर वदूद की नजर थी। उसने प्रॉपर्टी डीलर को जमीन छोड़ने या फिर जमीन के बदले 7 लाख रुपए देने की मांग की थी। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों का जो आतंक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 FIR उसके गुर्गे गैंगस्टर वदूद के खिलाफ दर्ज हुई है। एक मामला कारोबारी राजकरण ने दर्ज कराया है। दरअसल इसी जमीन को लेकर के जो माफिया का गुर्गा गैंगस्टर वदूद है वो लगातार कारोबारी राजकरण को धमका रहा है, कह रहा है कि जमीन को उसके नाम कर दी जाए। मैं माफिया और उसकी फैमिली का प्रयागराज में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। 50 लाख रुपए की रंगदारी दे दो। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। उसके 2 बेटे जेल में हैं। एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 बेटे अब रिश्तेदारों के पास हैं। माफिया अतीक का चेला गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। बीते कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अतीक के कई गुंडों को या तो ढेर कर दिया है या फिर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अतीक की कब्जाई जमीनों को भी मुक्त करवा लिया गया है, लेकिन कुछ बदमाशों की सफाई बाकी रह गई है। उन्हीं में से वदूद अतीक के नाम का इस्तेमाल कर अपनी जमीन तैयार करना चाहता है। यूपी के प्रयागराज में कभी भी बुलडोजर आ सकता है, लेकिन यूपी के एक जिले में तो योगी के बुलडोजर ने वो काम कर दिया जिसे करने से इससे पूर्व की सरकारें कतराती थी। इस बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर ने स्ट्राइक कर दी। बुलडोजर एसपी दफ्तर को मिट्टी में मिलाकर चला गया और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा। जहां अवैध कब्जा वहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। 5 बुलडोजर जिस इमारत को मलबा बना चुके हैं वो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। प्रशासन ने रातों रात पार्टी के कार्यालय को मिट्टी में मिला दिया। कल तक यहां समाजवादी पार्टी का दफ्तर हुआ करता था, नेताओं का मेला लगा रहता था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इसका नक्शा ही बदल गया। रातों रात समाजवादी पार्टी के दफ्तर को योगी के बुलडोजर ने गायब कर दिया। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी का ये दफ्तर अवैध था। नजोल की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया था। बीते 20 सालों से इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। 15 दिन पहले डीएम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी को दफ्तर खाली करने को कहा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अवैध कब्जे को नहीं हटाया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने बुलडोजर एक्शन से 48 घंटे पहले दफ्तर को खाली कराया और सोमवार को इस अवैध कब्जे का नामो निशान मिटा दिया गया।
यह जो कार्यालय है वो नजूल की जमीन पर बना हुआ था। हमारे साथ में यहाँ एसडीएम सदर है। कितने बजे कार्रवाई हुई? 6 o'clock मॉर्निंग कार्रवाई हुई है। चूंकि ये नजूल की भूमि थी और नजूल की भूमि पर अवैध कब्जा था। ये राजकीय महाविद्यालय अस्पताल के लिए भूमि सुरक्षित थी। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर नोटिस दी थी। नोटिस की मियाद खत्म होती 21 जून की सुबह बुलडोजर ने दल बल के साथ समाजवादी पार्टी के इस अवैध दफ्तर पर छापा मार दिया। शहर के बीचों बीच, वो भी टाउन हॉल परिसर में करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा था। बुलडोजर एक्शन के दौरान 50 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान तैनात रहे। शहर के अलग अलग चौराहों पर भीड़ की निगरानी की जा रही थी ताकि माहौल खराब करने की कोई जरूरत न कर सके। पिछले 20 साल से नजूल की जमीन पर यह अतिक्रमण था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करा ले। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने इसे महज 2 घंटे में ही समतल कर दिया। समाजवादी पार्टी का यह दफ्तर 3000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था। साल 2005 में सीतापुर नगरपालिका ने समाजवादी पार्टी को जमीन आवंटित की थी, लेकिन साल 2006 में कलेक्टर ने आवंटन रद्द कर जमीन खाली करने को कहा। इसके बाद भी 2007 में यहां पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर खोल दिया गया, लेकिन 20 साल बाद आखिरकार पीले पंजे ने इस अवैध कब्जे को उठा दिया। अब यहां पर सीतापुर के लोगों के लिए राजकीय महाविद्यालय अस्पताल बनाने की तैयारी। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर। मदरसों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे। अब बिहार के दरभंगा से ऐसी तस्वीर आई है जिसने एक बार फिर मदरसों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बार सवाल मदरसों में मासूमों पर होने वाले अत्याचार का है, जिसके बाद लोग ये कहने लगे कि ये मदरसे हैं या फिर बच्चों का टॉर्चर सेंटर। पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया गया है। जंजीरों में ताले लगाकर पैर लॉक कर दिए गए हैं। पीठ पर पिटाई के निशान साफ साफ दिख रहे हैं। बाहों पर भी चोट के नीले निशान साफ नजर आ रहे हैं। यह हैवानियत की हद है। यह जुल्म की इंतहा है, जिसका शिकार हुए बच्चों के चेहरे तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस दास्तान के बारे में जरूर बता सकते हैं जिसे एक मदरसे के भीतर अंजाम दिया जा रहा था। जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये मदरसे हैं या बच्चों के टॉर्चर सेंटर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवारा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पैरों में ताला लगी जंजीरों के साथ ये बच्चे लंगड़ाते हुए नजर आए। जिसने भी इन्हें देखा सहम कर रह गया। सभी के जहन में बस एक ही सवाल था, ये किसने किया? बच्चा वो 8-10 साल का बच्चा बोलता है हमसे जो है ये करवाया जाता है, झाड़ू लगवाया जाता है, हमसे जलावन फरवाया जाता है और हम नहीं करते हैं तो हमको मारा जाता है। दिल द्रवित करने वाला ये था कि ऐसा भी होता है। हमको लग रहा है कि ये कहीं न कहीं मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला है। इन बच्चों ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो लोगों की रूह कांप गई। ये चारों बच्चे मधुबनी जिले के अररिया संग्राम क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुरान की शिक्षा हासिल करने के लिए एक मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। आरोप है कि मदरसे में उनसे शौचालय की सफाई, जलावन काटने के साथ दूसरे घरेलू काम कराए जाते थे। अगर बच्चे इन कामों का विरोध करते तो उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती थी। बच्चों को भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में जंजीर और ताला बांध दिया जाता था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जब मौलाना बाहर गए हुए थे तब इन बच्चों को भागने का मौका मिल गया। मदरसे की बाउंड्री पार कर बच्चे मदरसों से बाहर निकल गए और पैदल चलते हुए सिनवारा गांव पहुंच गए। 4 बच्चा भागता हुआ आया था और यहाँ रूपा चौक पर हम लोग देखे कि उसके हाथ पैर में सिक्कर लगा हुआ था सबका और बेहाथ फटा हुआ था पूरा। मदरसा से भाग करके आया है। मौलवी हम लोगों के साथ मारपीट करता था, शारीरिक हमारे साथ शारीरिक गलत काम करता था। क्या मांग करते हैं? सब मदरसा का जाँच हो, सब मदरसा बंद हो। इस मामले ने एक बार फिर से मदरसों को लेकर पहले से ही उठ रहे सवालों की फहरिस्त में एक और नया सवाल जोड़ दिया। मदरसों पर कट्टरता फैलाने के आरोप लगते हैं। मदरसों पर आतंकी ट्रेनिंग के आरोप लगते हैं। मदरसों पर फर्जी हाजिरी और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। मदरसों पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगते हैं। मदरसों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आरोप लगते हैं। अब मदरसों पर टॉर्चर सेंटर होने के आरोप भी लग रहे हैं।
इन बच्चों के पैरों में पड़ी जंजीरें और तारों के साथ शरीर पर पिटाई के निशान मदरसों के टॉर्चर सेंटर होने की गवाही दे रहे हैं। बच्चा पूरा कहानी बताया, उसके साथ समय पर खाना मिल रहा था, पूरा आपने भी बताया, उसके साथ मारपीट हमेशा हो रहा था, बच्चा को रात में लेटा करके प्लास्टिक के स्टिक से मारा जा रहा था। खुलकर हंसने और खेलने की उम्र में इन मासूम बच्चों के साथ हुई बर्बरता देख लोगों में बेहद आक्रोश है। आरोपी मौलाना और मदरसे के खिलाफ कड़ी एक्शन की मांग हो रही है। पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड केयर संस्थान भिजवा दिया है, साथ ही बच्चों के लगाए आरोपों की जांच भी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहबाज शरीफ, मुल्ला मुनीर इंटरनेशनल मंच पर जितनी बार खुद को हीरो जताना चाहते हैं, उतनी बार उनकी भद पड़ी है। और इस बार तो जिनेवा में वो हुआ जिसे देख आज हर पाकिस्तानी शर्मिंदा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का परचम फहराने शहबाज मुनीर जिनेवा पहुंचे थे और जब पाकिस्तान लौटे तो दोनों के मुंह लटके हुए थे। मध्यस्थता की सारी हेकड़ी तो निकली ही, भरी सभा में शहबाज की घोर बेइज्जती हो गई। शहबाज तो बेइज्जती कराने में माहिर है, उनके चलते अमेरिकी उपराष्ट्रपति में भी ये वायरस फैल गया। एक नाकाम मुल्क के नाकाम प्राइम मिनिस्टर की उसके नाकाम सेनापति के साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जती की ये सबसे ताज़ा और वायरल तस्वीर। जब तक जिनेवा में सब सही चल रहा था, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया के सामने ग्लोबल चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने हाथ भी नहीं मिलाया, तफाक से अजीब मिजाज का निकला ये मंजर। अभी तो और देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मुनीर के लिए वो कसीदा पढ़ा कि शहबाज का मुंह लटक गया। ईरान के विदेश मंत्री ने शहबाज के कहने पर जेडी वेंस से हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। यह हैसियत है ईरान अमेरिका के बीच युद्ध रुकवाने वाले तथाकथित मध्यस्थ पाकिस्तान की। बेइज्जती का रोग उनके साथ रहने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भी लग गया। मतलब शहबाज ने बेइज्जती का वायरल फैला दिया। आपको दिखाते हैं कब कब शहबाज बेइज्जती वायरस के शिकार हुए। जब अपने भीख मांगने का स्टाइल खुद दुनिया को सुनाया। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस दे मारा, उस वक्त भी शहबाज ने ब्रह्मोस का खौफ उनके जहन में कैसे भरा, खुद बताया। सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। अपनी फजीहत शहबाज अपने हाथ करते हैं। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तावेज पर मध्यस्थ के तौर पर साइन कर दुनिया को दिखाया, जिस दस्तावेज पर मध्यस्थ के सिग्नेचर की जगह ही नहीं थी। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के घटिया डिप्लोमेसी की करारी शिकस्त हुई है। जिनेवा में हालात इस कदर बिगड़ गए कि ईरानी और कतर डेलीगेशन ने न तो अमेरिका से हाथ मिलाया और न ही तय कार्यक्रम के मुताबिक ज्वाइंट फोटो सेशन का हिस्सा बने। कतर के नुमाइंदों से मुलाकात करने के बाद ईरानी टीम सीधे इमारत से बाहर निकल गई। पाकिस्तान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था जो इस डील में जबरन क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ा था। अब जानिए जिनेवा में ऐसा क्या हुआ कि चलती हुई बाजी पलट गई। दोनों देशों के बीच करीब 80 मिनट तक बातचीत हो चुकी थी। मकसद था 60 दिनों के युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलना। लेकिन बातचीत खत्म होने के ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर को रोके और लेबनान से कहे कि वो इजराइल पर हमला बंद करे, वरना अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ट्रंप की इसी हेकड़ी पर ईरानी टीम का लीडर मोहम्मद बाग़िर गालिबाफ भड़क गए। साफ कह दिया कि ईरान महाशक्ति की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। आग में घी डालने का काम इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कर दिया। कतर मीडिएटर था, अमेरिका और ईरान मुख्य पक्ष थे, लेकिन पाकिस्तान वहां अपनी चौधराहट झाड़ने पहुंच गया ताकि घर लौटकर पीठ थपथपा सके। नतीजा क्या हुआ? ईरान ने भाव तक नहीं दिया और पाकिस्तान के साथ वही हुआ जो हर बार होता है, इंटरनेशनल मंच पर मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों को मापने का मीटर है 5 युद्धों में करारी हार। लेकिन दिक्कत यह है कि बार बार पीटे जाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
एक बार फिर पाकिस्तान के कागजी शेर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हिंदुस्तान से पानी के लिए जंग लड़ने की धमकी दी, और वो भी उस दिन जिस दिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यह पता चला कि पाकिस्तान 14वें नंबर पर है और भारत चौथे नंबर पर। पाकिस्तान के दिमाग में ये सीधी बात नहीं आती कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, लेकिन पाव पाव भर का एटम बनाने का दावा करने वाले मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुनिए। ये जनाब पानी के लिए खून बहाने पर उतारू दिख रहे हैं, सीधे गिदर भवकी पर उतर आए हैं। पानी के लिए जंग लड़ेंगे, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी। जंग कहां और कैसे लड़ेंगे इसका रोड मैप तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया, लेकिन उधर जेनेवा में शहबाज मुनीर जिस वक्त अमेरिका की चिरौरी करने में जुटे हुए थे, ख्वाजा आसिफ टीवी पर धमकी देने में बिजी थे। पाकिस्तान की ओर से पानी वाली गिदर भवकी का अकेला कागजी शेर नहीं है। ख्वाजा आसिफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, बड़बोले बिलावल भुट्टो की ओर से भी ऐसे बेहद बेतुके बयान सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान की हैसियत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। 5 जंगों में पराजित मुल्क की औकात क्या है, नया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसकी ताजा मिसाल है। 2026 की दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम तक नहीं है, लेकिन शेखी ही बघारनी है तो जमीनी हकीकत से क्या वास्ता। ग्लोबल फायर पावर ने 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी की है, जिसमें 145 देशों की सैन्य ताकत का आकलन 60 से ज्यादा मानकों के आधार पर किया गया है। ये लिस्ट बताती है कि परमाणु पावर का दम्भ रखने वाला पाकिस्तान कहां है और भारत से युद्ध के स्थिति में उसके कैसे पड़खच्चे उड़ेंगे। ये बात फिगर है कि पिछले ही साल ऑपरेशन सिंदूर में पीटा गया पाकिस्तान फिर धूल झाड़कर गिदर भवकी देने लगा है। साल 2026 की रैंकिंग में अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का तमगा बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर है भारत। लेकिन पाकिस्तान का नंबर इस लिस्ट में है 14वां। मतलब मिलिट्री पावर में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। भारत से 10 कदम पीछे है पाकिस्तान, लेकिन भारत से युद्ध के लिए लालायित है। वजह साफ है, जुबान से ही जंग करनी है तो हथियार और सेना की जरूरत ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।